नमस्कार दोस्तों, विज़न यूपी टेट 2026 की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो 30 नंबर का आता है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अलग सब्जेक्ट है। अलग दूसरे सब्जेक्ट जो जितने महत्वपूर्ण है उतना ही ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमारा शासन प्रशासन के बारे में डिटेल है, तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे समझिए कि हमारा जो देश का जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश में एक संसद है। संसद को दो भागों में विभाजित किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद का नाम दिया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में इन्हीं को सांसद कहा जाता है। अब लोकसभा के जो सांसद होते हैं, इनका चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है। अलग अलग पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट उतारती हैं और जो जीतता है वो सीधे संसद में बैठता है। उदाहरण के स्वरूप जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने बनारस से चुनाव लड़ा, उनके अगेंस्ट अजय राय जी ने चुनाव लड़ा और राहुल गांधी जी ने वाडनार से चुनाव लड़ा, रायबरेली से भी कभी लड़ते थे। तो ये ऐसे ऐसे जो क्षेत्र हैं ये संसदीय क्षेत्र कहलाते हैं। अलग अलग पार्टियां अपने में से कैंडिडेट उतारती हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतकर संसद में जाता है। तो इस तरह से हमारी लोकसभा का निर्माण होता है। अब जो सबसे बड़ी पार्टी बनती है, जैसे इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे संसद में बहुमत सिद्ध करना होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद हो। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सांसद का होना आवश्यक है। तो 272 सांसदों के पास, जिसके पास सांसद हो जाते हैं, ये गठबंधन के द्वारा भी किया जा सकता है। अगर किसी एक पार्टी को मत नहीं मिला है तो दूसरे पार्टियों के सांसद भी उसको सपोर्ट करके, इस बार ऐसे ही कुछ हुआ है और मोदी जी को अलग अलग पार्टियों का समर्थन होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। इस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही है। अब राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, पर राज्यसभा के सांसदों का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, उनको जनता नहीं चुनती। उनको चुने हुए जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, यही लोग अपने में से ही इनडायरेक्ट प्रणाली के तहत चुनते हैं। तो इस तरह से लोकसभा राज्यसभा होती है और लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से ही हमारे देश की कानून व्यवस्था में कोई बदलाव होता है तो वो किया जाता है और उन्हीं के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, राष्ट्रपति के गाइडेंस में हमारा देश का प्रशासन चलता है। इसी तरह से जब राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। बड़े राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्यों में क्या कहते हैं, विधान परिषद है। विधान परिषद एक उसी तरह से है जैसे राज्यसभा है। तो विधानसभा में डायरेक्टली लोग विधायकों को चुनते हैं। उन विधायकों में से जिस सबसे बड़ी पार्टी जो बनती है, जिसके सबसे ज़्यादा विधायक जीतते हैं, वो अपने में से एक विधायक दल का नेता चुनते हैं, वही मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। तो इस तरह से हमारा पहले केंद्र की सरकार चलती है, फिर राज्य सरकारें चलती हैं। अब राज्य सरकारों के बाद अलग अलग जिलों के लिए जिला पंचायत, फिर जिले के अंदर क्षेत्र पंचायत। जैसे एक राज्य हो गया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 72 जिलों में बटा हुआ है। अब ये 72 जिले अलग अलग विकास खंडों में बटे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उदाहरण स्वरूप लेते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक जिला है। अब प्रतापगढ़ जिले के अंदर कई सारे ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक, जैसे कुंडा ब्लॉक हो गया, रामपुर संग्रामगढ़ हो गया और लालगंज हो गया, पट्टी हो गया, तो इस तरह से 17 विकास खंडों में बटे हुए हैं। तो अब पहले केंद्र, फिर राज्य, राज्य की सरकार बन गई। अब इस व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करते हुए राज्य सरकारें जो हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत हर जिलों में एक जिला पंचायत बनती है जिसमें जिले के चुने हुए लोग जाते हैं। फिर जिले पंचायत के अंतर्गत जो क्षेत्र होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे क्षेत्र पंचायत,
और उस क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे गांव और नगर होते हैं, तो उनका भी एक अपना चुनाव प्रणाली है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जिला पंचायत के एक जिले में एक समिति बनती है, वहाँ पे चुने हुए लोग जाते हैं, उस तरह से जिला पंचायत बनती है। तो इस तरह से हमारे जो गांधी जी का सिद्धांत था वो पंचायती राज व्यवस्था के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, सांसद विधायक तो हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जिला पंचायत होगी, जिला पंचायत सदस्य होंगे, वो हमारे ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, ग्राम प्रधान होंगे। तो इसी सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के की जो ताकत है वो हस्तांतरित रहे, तो विकास, अगर मान लीजिए रोड अगर विधायक नहीं बनवा रहा है तो जिला पंचायत सदस्य बनवा सकता है, जिला पंचायत सदस्य भी नहीं बनवा रहा है तो प्रधान बना सकता है, प्रधान नहीं बनवा रहा है तो कोई ना कोई तो सुनेगा। तो अगर पावर का जो ताकत है उसका विकेंद्रीकरण होगा तो पावर का अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। ये गांधी जी की अवधारणा थी। इसी के तहत हमारा जो ग्रामीण स्वशासन प्रणाली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ग्रामीण स्वशासन में क्या होता है? गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध, देखिए मेन यहाँ पे यही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो पता है कि ग्रामीण में सबको पता होगा कि ग्रामीण में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। जो शहर में रहते हैं उनके लिए भी बताएंगे कि उनके लिए किस चीज़ का जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रामीण में क्या होता है, गाँवों में सार्वजनिक, अब गाँव में छोटी मोटी अगर समस्याएं हैं तो इंसान विधायक के पास तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा? अपने सबसे नज़दीकी व्यक्ति के पास। और सबसे नज़दीकी व्यक्ति कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो गांव में सार्वजनिक सुविधाओं को प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। इन सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं को, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, नाली साफ कराना, कहीं खड़िंजा बिछवाना, ये सब काम एक व्यवस्था बनाई गई है, ग्राम पंचायत व्यवस्था। अब ग्राम पंचायत व्यवस्था में देखिए क्या क्या है। पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पे होती है, ठीक है। ये जो पंचायत व्यवस्था है वो 3 स्तर पे होती है। सबसे छोटी इकाई उसकी ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं वो आपकी ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। वहाँ पे एक चुनाव होगा और प्रधान और बीडीसी, एक पद होता है बीडीसी, जिसको उप प्रधान की भी संज्ञा दी गई। अगर सबने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी तो उसमें है सचिव, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी, तो आप जोड़ते हुए चलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है। फिर क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत क्या होती है? जैसे आप जिस ब्लॉक में रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो किसी गांव में हो गया, नवाबगंज कोई गांव है मान लीजिए, तो उस गांव के बाद आपके पास एक क्षेत्र होगी, नवाबगंज क्षेत्र हो गया। तो एक छोटा सा गांव, जैसे मलूक नगर आपका गांव हो गया। अब मलूक नगर है नवाबगंज में, तो नवाबगंज एक क्षेत्र पंचायत हो गई। और जिला कौन सा है? प्रयागराज, तो वहाँ पे जिला पंचायत हो गई। तो इस सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, उससे बड़ी क्षेत्र पंचायत, और उससे बड़ी जिला पंचायत, और उससे बड़ी विधानसभा, और उससे बड़ी लोकसभा। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने के लिए योग्यताएं, देखिए ग्राम पंचायत समिति बनती है, उस समिति में कौन कौन होता है ये हम अभी देखेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सदस्य होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? सबसे पहले वो उसी गांव का निवासी होना चाहिए तथा उस गांव का निवासी हो गया तो भारत का नागरिक भी होगा। उसकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। पागल और सनकी नहीं होना चाहिए। किसी न्यायालय द्वारा कोई सज़ा ना पाया हो, मतलब उसको कोई सज़ा ना हुई हो। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, उसको फिर जनता निर्वाचित करती है, तब वो ग्राम पंचायत समिति का मेंबर बन सकता है। अब इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं? एक ग्राम प्रधान होता है, फिर उप प्रधान होता है, आपके गांव के ग्राम प्रधान, उप प्रधान को बीडीसी भी कहते हैं। फिर ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत में 10 से 15 लोग होते हैं, और उससे मिलके उसमें कई सारे जो गांव के, ये तो मेन चुनाव होता है इनका, ग्राम प्रधान और उप प्रधान का।
फिर ग्राम प्रधान और उप प्रधान अपने सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, गांव के कुछ मानिंद लोगों को, सुलझे हुए लोगों को, की एक समिति बनाते हैं और उस समिति को ग्राम समिति कहा जाता है। अब ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान होता है, एक उप प्रधान, और ग्राम पंचायत अपने में से कुछ गांव के लोगों को सदस्य चुनती है, उससे ग्राम समिति बनती है। इसमें इसके अलावा गांव की और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है, लेखपाल होता है, स्वास्थ्यकर्ता, आयुष्मान जब से वो खुल गए हैं तो बेसिक स्वास्थ्यकर्ता भी होता है, एक नलकूप, हर गांव में नलकूप की व्यवस्था कर दी गई तो नलकूप चालक भी होते हैं, प्राइमरी के प्रधानाध्यापक होते हैं और वहाँ के शिक्षक होते हैं। ये सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं जो उस गांव के समस्त कार्यों में कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं। अब कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है, मतलब एक ग्राम पंचायत तभी कहा जाएगा उसको जब उसमें कम से कम 1000 हो। अगर 800 है तो उस ग्राम सभा को उस गांव को किसी और ग्राम के सभा के साथ मिलाकर ग्राम पंचायत बना दी जाती है। तो कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है। जिन गाँवों की आबादी 1000 से कम है वहाँ पास के अन्य छोटे 2-3 गाँवों को, छोटे छोटे गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। अब पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या, ग्राम पंचायत की जो समिति होती है वो 9 से लेकर 15 तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी रखनी है। जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर का भोजन और ये अध्यक्ष होता है, और जो वहाँ का स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है वो सचिव होता है। याद रखिएगा क्या होता है, सचिव, और दोनों का ही रोल महत्वपूर्ण होता है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है। उसी तरह ग्राम पंचायत अधिकारी जो सरकार द्वारा नियुक्त होता है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता जाता। अब ग्राम पंचायत से आप आ जाइए अब क्षेत्र पंचायत में। इसको क्षेत्र पंचायत को ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक, अब आपका ब्लॉक कौन सा है इसी से पता चल जाएगी कि आपकी क्षेत्र पंचायत क्या है। देखिए एक चीज़ करिएगा कि जब आप इस क्लास को कर रहे हैं तो सबसे पहले सारी जानकारी एकत्र कर लीजिए। आपकी ग्राम सभा कौन है, उसका ग्राम प्रधान कौन है, आपकी क्षेत्र पंचायत कौन है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष कौन है, आपका जिला कौन है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, और हो सके तो जो सचिव, विभिन्न सचिव होते हैं उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठी कर लेंगे तो एक आपके सामने मैप बन जाएगा। तो उससे आपको ये चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं। फिर आप किस विधानसभा से हैं, वहाँ के विधायक कौन हैं, आप किस राज्य से हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं, और बाकी देश का तो सबको पता ही है, भारत के ही हैं सब लोग, हम लोग। तो विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। देखिए इम्पॉर्टेंट है, विकास खंड के ये क्वेश्चन आते हैं कि क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं। तो विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान, पीसीएस में भी आते हैं और उसमें भी आते हैं। तो सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत का एक चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत बीडीसी जो होता है ना, ग्राम प्रधान और उप प्रधान, तो सभी गांवों के प्रधान और उप प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। मतलब इन लोगों को मिलाकर एक पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत में कई सारी समितियां होती हैं अलग अलग कार्यों के लिए। जैसे एक निर्माण समिति होगी, जो निर्माण समिति होगी वो क्षेत्र के निर्माण संबंधित कार्यों को देखेगी। जल समिति, उस क्षेत्र में जल की कोई समस्या नहीं है, समस्या तो नहीं है, अगर समस्या है तो उसके निदान संबंधित चीज़ों को देखेगी। और क्षेत्र की शिक्षा समिति, अगर क्षेत्र में जो भी शिक्षा हो रही है उन सब चीज़ों को वो ध्यान देगी। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। जितने भी समिति है सभी की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो कम से कम
18 वर्ष चुनाव देने वोट डालने की उम्र है और चुनाव लड़ने की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब आते हैं, देखिए ग्राम पंचायत हो गई, क्षेत्र पंचायत हो गई। हम मुझे उम्मीद है कि आप अपनी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और कौन क्षेत्र पंचायत का नाम क्या है वो रट लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब देखिए जिला पंचायत, आपका जिला क्या है, उस जिले की अपनी एक पंचायत है, उस जिले का एक सरपंच होगा जिसको जिला पंचायत अध्यक्ष भी कहते हैं, तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए। हमारा जो ज़िला है वो प्रतापगढ़ है और जिला पंचायत यहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो माधुरी पटेल हैं, माधुरी कुलदीप पटेल, बाबागंज के रहने वाले हैं और जनसत्ता दल समर्थित प्रत्याशी हैं। विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकासखंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह प्रदेश के हर जिले में जिला पंचायत काम करती है, हर जनपद में, तो इसी को जिला पंचायत कहते हैं। तो कुछ काम जो ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं होते वो क्षेत्र पंचायत से हो जाते हैं, क्षेत्र पंचायत स्तर से नहीं होते हैं तो जिला पंचायत से हो जाते हैं, और जिला पंचायत से भी नहीं होते हैं तो विधायक और राज्य सरकारें भी हैं, और राज्य सरकारें भी नहीं काम कर पाती हैं तो कई बार केंद्र सरकार भी अपनी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाता है। तो उससे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐसी व्यवस्था बनाने का मतलब ये है कि लोगों सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। अब देखिए जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले ग्राम पंचायत, मिल गई, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर कई सारी क्षेत्र पंचायत मिलके फिर जिला पंचायत, ये क्रम रहता है। तो ये सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई और सबसे बड़ी इससे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी नहीं। अब देखिए जिला पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख, जैसे ब्लॉक प्रमुख आपने एक टर्म सुना होगा, तो हर क्षेत्र के लिए, हर ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक प्रमुख होता है। तो सभी जो प्रमुख होते हैं वो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक, अब जिले के सांसद व विधायक भी जितने भी जिले के सांसद, एक जिले में एक सांसद होता है, कभी कभी 2 सांसद भी हो जाते हैं अगर जिला बहुत बड़ा है तो जितने भी विधायक हैं, विधायक तो कई सारे होते हैं, जैसे प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया, मोना जी, राम सिंह पटेल और वर्मा जी, ये सब कई सारे मिल के विधायक जितने भी हैं वो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि जिला के सांसद और विधायक भी क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ पीसीएस में क्वेश्चन आता है। तो क्या जिले के सांसद जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य होते हैं? अध्यक्ष नहीं होंगे लेकिन सदस्य होते हैं। ठीक है, कौन कौन सदस्य होता है फिर से देख लीजिए। सभी ब्लॉक प्रमुख पंचायतों के सदस्य होते हैं, जिले के सांसद व जिला पंचायत के सदस्य काउंट किए जाते हैं। विधायक भी, सांसद और विधायक और सभी ब्लॉक प्रमुख। ठीक, याद रखिएगा, ब्लॉक प्रमुख, विधायक और सांसद जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अब जिला पंचायत जो है उसमें से एक अध्यक्ष चुनेगा और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। जिले के मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत का सचिव कहा जाता है उनको। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या है? सभी जिला पंचायत के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल। उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बड़ी कितनी भी, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। जिला पंचायत की एक बैठक हर 3 महीने में जरूर, मतलब कम से कम 3 महीने में एक बैठक हो जानी चाहिए। विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों को छोटी छोटी समितियां बनाता है। तो ये बताया था, जैसे ये क्षेत्र पंचायत स्तर पे भी होता है। यहाँ पे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि बनती है।
अब नगरीय स्वशासन, देखिए ये तो ग्रामीण स्वशासन हुआ। अब नगरीय स्वशासन, देखिए अब अपना गांव कहीं कहीं नगर भी है, तो नगरीय स्वशासन भी होना जरूरी है। तो आपने एक टर्म सुना होगा मेयर। मेयर जो शब्द होता है वो नगरीय स्वशासन से आता है। जिस प्रकार ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है, उसी तरह नगर पंचायत में एक अपने में से चुने हुए जाते हैं जिनको हम मेयर कहते हैं, ठीक है। तो हर वहाँ पे नगर को क्या करते हैं, वार्ड के रूप में बांट देते हैं। मान लीजिए जैसे कोई नगर है, कोई कस्बा है, ठीक है, कस्बा है, जैसे नवाबगंज कस्बा हो गया, ठीक है। नवाबगंज कस्बा कहाँ का, प्रयागराज का नवाबगंज कस्बा हो गया। उसको छोटे छोटे वार्ड में बांट दिया जाएगा। उन वार्ड में, वो वार्ड को आप कंपेयर कर सकते हैं ग्राम पंचायत की तरह, ठीक है। जैसे गांव तो पहले से ही बटे होते हैं, उसी तरह से जो नगर पंचायत होती है या नगरीय क्षेत्र होता है, उसको सरकार छोटे छोटे वार्डों में बांट देती है। वहाँ से वार्ड मेंबर चुनाव लड़ते हैं। जब वो लोग जीत जाते हैं तो वो अपने वार्ड में से एक अध्यक्ष को चुनते हैं, जिसको मेयर कहा जाता है, ठीक है। तो नगर पालिका परिषद तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं, ठीक। छोटे नगरों में नगर पंचायत और बड़े नगरों में नगर पालिका। जैसे प्रयागराज अगर शहर की बात करेंगे तो नगर पालिका परिषद होगा, और वहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे नगर निगम होगा। और छोटे जैसे प्रतापगढ़ हो गया, यहाँ पे नगर पालिका परिषद होती है। अब इसके लिए भी कुछ नियम है। नगर पंचायत 1 लाख से 5 लाख तक नगर पालिका परिषद, और 5 लाख से ज़्यादा नगर निगम। तो याद रखिएगा दोस्तों, नगर पंचायत कब होगी, 5,000 से, अगर जनसंख्या वहाँ की 5,000 से 1 लाख के बीच में है तो नगर पंचायत। और 1 लाख से 5 लाख हो गई तो 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख कितना हो जाएगा, नगर पालिका परिषद होगी, नगर पालिका परिषद। अब 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो नगर निगम होगा, ठीक है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है। राज्य सरकार नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग कर सकती है। राज्य सरकार के ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि कभी भी उसका जब भी मन कर सकता है, अगर कोई जनरली ऐसे नहीं होता, कोई अनियमितता होती है तो वो नगर पालिका परिषद या नगर निगम को कभी भी भंग कर सकती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है। इसके लिए जो भी नगर पंचायत है, संख्या याद रखना, 5,000 से 1 लाख, 1 लाख से नगर पालिका के लिए 1 लाख से 5 लाख, और 5 लाख से ज़्यादा नगर निगम होता है, ठीक है। और ये नियम, इसके लिए कानून राज्य सरकार बनाती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। कितने टाइम के लिए, 5 वर्षों के लिए। देखिए जो भी अपने यहाँ चुनी हुई व्यवस्था है वो 5 वर्ष के लिए होती है। प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम में कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। ये नियम है कि 1/3, ठीक है, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अब देखिए बड़ी मज़े की बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें ये व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा में नहीं कर पाई, लेकिन चलिए अच्छी बात है कहीं किया हुआ है। तो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद और नगर निगम में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य जरूर होने चाहिए। नगर निगम अपने में से, जब सारे वार्ड मेंबर्स जीतते हैं तो अपने में से, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है और उनके विरोधी भी खड़े होते हैं। एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होते हैं, फिर उसमें आपस में वोटिंग होती है, और जो उसका अध्यक्ष विजयी होता है, जो भी कैंडिडेट में जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं, वो महापौर या मेयर कहलाता है। तो महापौर जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त होता है जो IAS अधिकारी होता है। नगर आयुक्त क्या होता है, IAS अधिकारी। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। यदि किसी वजह से नगर पंचायत,
नगर पालिका परिषद या नगर निगम भंग कर दी जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही प्रशासक का कार्य संभालेंगे। मान लीजिए अगर कोई अनियमितता हुई, सरकार ने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम को भंग कर दिया, तो उसमें जो भी सरकारी अधिकारी होगा वही प्रशासक की भूमिका निभाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर क्षेत्र के खंडों या भागों में विभाजित कर वार्ड में बनाया जाता है। आपको बता दिया है, तो उसको छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके वार्ड बना दिया जाता है और विभाजित इस खंड या भाग को वार्ड ही कहते हैं। ठीक है। अब अधिकारी व कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते, बल्कि अब जो अधिकारी हैं, जैसे नगर निगम है तो वहाँ पे कार्य करने के लिए कई सारे अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत है तो वहाँ पे शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा, सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाएगा, वो सब चुने नहीं जाते हैं। तो जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से चुन के आते हैं और ये 60 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कानून और योजनाओं को जिलाधीश, तहसीलदार और लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। मतलब जो सरकारें आदेश देंगी उनका काम होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, खुद से कोई नियम कानून नहीं बनाना। जिला प्रशासन का कार्य क्या है? देखिए, जिला प्रशासन का कार्य है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि में किसी प्रकार की धोखाधड़ी और मारकाट न होने पाए भूमि व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास के अवसर को प्रदान करना। तो इस तरह से हमारे आपने ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश की शासन प्रणाली को समझ लिया है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो इसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए आप इसको कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप उसमें पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर करिए ताकि नॉलेज दूर दूर तक पहुंच सके। पूरी तरह से ये चैनल दोस्तों फ्री है आप सबके लिए। आप सब अच्छे से एग्ज़ाम में इस टॉपिक को कवर करें और पर्यावरण में अच्छे से अच्छा नंबर पाएं। धन्यवाद।